नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के दखल से खत्म हुई राजस्थान की लड़ाई की, बिहार चुनाव से पहले एनडीए में छिड़ी बगावत की, जानेंगे कि क्यों महाराष्ट्र में टूट के कगार पर आ गई है बीजेपी, बिना संसद के कैसे चलेगा देश, और आखिर में बात मुश्किल में 24 करोड़ बच्चों की पढ़ाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के सीएम के साथ की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य परेशानी और प्राकृतिक घटनाओं के लिए जानकारी। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के सीएम बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किया आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजधानी दिल्ली में हुआ उद्घाटन। इस दौरान राजनाथ सिंह के साथ कई अधिकारी भी रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई में होगा फेरबदल। भगवंत मान बने रहेंगे प्रदेश प्रमुख। 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है संगठन में फेरबदल। रोजगार को लेकर लगातार खराब हो रहे हैं देश के हालात। एक महीने में 7.43% से बढ़कर 8.67% पहुंचा बेरोजगारी का आंकड़ा। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर हुए कम। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 142 अंक ऊपर 38,182 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 61 अंकों की तेजी के साथ 11,275 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब नजर आज की सबसे बड़ी खबर पर, जिस पर काफी लंबे वक्त से सभी की निगाहें टिकी हैं। जी हां, राजस्थान में जारी रस्साकसी को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक गहलोत और पायलट के बीच का विवाद खत्म नहीं हुआ है। मगर अब सियासी गलियारों में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पायलट फिर से कांग्रेस के पास आ सकते हैं। ये संकेत बीजेपी के सपनों पर पानी फेर सकते हैं और गहलोत की सरकार को खुशखबरी दे सकते हैं। इस सुलह की कोशिश खुद राहुल गांधी द्वारा की जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। कुछ मुलाकातें राजनीति में नए आयामों को जन्म दे जाती हैं, और मुलाकात जब रूठे हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ हो तो इसके कई मायने निकलने लाजमी हैं। जी हां, राजस्थान की राजनीति को पलटने वाले कांग्रेस के बागी और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है, जिसके बाद उनकी घर वापसी के कयासों ने जोर पकड़ लिया है। दरअसल राजस्थान विधानसभा सत्र से पहले सचिन पायलट ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साधा था। उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था, जिसके बाद राहुल गांधी पहले प्रियंका गांधी से मिले और फिर दोनों ने सचिन पायलट से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इन तीनों के बीच हुई ये मुलाकात सकारात्मक रही है। ऐसे में संकेत दिख रहे हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस मनाने में कामयाब रही है। अब प्रियंका और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सचिन पायलट अपनी नाराजगी भूलकर पार्टी में वापस आ जाएंगे। पायलट भी कांग्रेस में सम्मानजनक वापसी चाहते हैं, इसीलिए पार्टी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। इससे पहले भी जब सचिन पायलट ने बगावत की थी, तब प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी कई बार फोन पर बात हुई थी और उन्होंने मसला सुलझाने की कोशिश की थी। इन संकेतों से साफ है कि कांग्रेस में मची कलह अब शांत होने वाली है और बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। दरअसल बीजेपी सोच रही थी कि वो पायलट गुट को अपने खेमे में कर मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी कांग्रेस के खिलाफ जाल बिछाएगी, लेकिन राहुल और प्रियंका की जोड़ी ने बीजेपी के अरमानों को चकनाचूर कर दिया। अब देखना होगा कि पायलट खुलकर कब तक सामने आते हैं और बीजेपी को ठेंगा दिखाते हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आदित्य। तो राजीव जी, सचिन पायलट, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच जिस तरह से मुलाकात हुई है, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई पायलट की घर वापसी होगी? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दखल से राजस्थान की राजनीति का शोर थमेगा? देखिए आदित्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बैर यानी दुश्मनी क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यानी किसी व्यक्ति से अगर हमें दुख मिला है तो उस पर नाराजगी तो होती ही है, लेकिन अगर उस नाराजगी, उस गुस्से को अधिक समय तक मन में रखा जाए तो फिर वो बैर यानी दुश्मनी में बदल जाता है। इसीलिए समझदार लोग गुस्से को जल्द छोड़ने की सलाह देते हैं, और यही सलाह इस वक्त सचिन पायलट को भी मिलनी चाहिए। उनकी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से क्या बात हुई, इसका खुलासा तो शायद आने वाले वक्त में हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल कई दिनों से अटका पड़ा बातचीत का सिलसिला आज शुरू हुआ है। ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत हैं। सचिन पायलट को किस बात से और किन लोगों से शिकायत है, इस बारे में वो जब तक हाईकमान के सामने खुल करके नहीं रखेंगे, ये बात नहीं कहेंगे, तब तक उनका जो है समाधान कठिन होगा, मुश्किल होगा। और वही अशोक गहलोत को भी ये समझना होगा आदित्य कि आखिर रिसॉर्ट पॉलिटिक्स के भरोसे वो कब तक हालात संभालते रहेंगे। देश के चुनिंदा राज्यों में ही कांग्रेस की सत्ता है और सामने भाजपा जैसा ताकतवर प्रतिद्वंदी है जो सरकार गिराने के लिए मौके की तलाश में रहती है। इसीलिए कांग्रेस को
हर एक कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। इधर सचिन पायलट ने वैसे तो भाजपा में न जाने की बात शुरू से ही कह दी थी, लेकिन राजनीति में पासे जो हैं वो पलटते रहते हैं और इसमें देर भी नहीं लगती है। इसीलिए अगर सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से चर्चा के लिए आगे आए हैं तो कांग्रेस को इस मौके का फायदा उठा करके फिलहाल अपनी सरकार को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे कार्यकर्ताओं के टूटते हुए मनोबल पर अच्छा असर पड़ेगा। तो इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे इंतजार तो इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का भी है, जिसे लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की हर संभव कोशिश कर रहा है, तो वहीं अब एनडीए गठबंधन में भी बिखराव होता नजर आ रहा है। एनडीए की घटक लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश कुमार को जमकर घेर रही है, तो क्या जनता दल यूनाइटेड से नाराज है एलजेपी? रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। राज्य में सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का महागठबंधन दोनों ही अपने अपने सहयोगियों से परेशान दिख रहे हैं। महागठबंधन को जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आंखें दिखा रहा है, तो एनडीए में एलजेपी अपने ही सहयोगियों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं। इसके साथ ही वो ये भी दावे कर रहे हैं कि एलजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है और अब एक बार फिर चिराग के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। जी हां, चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को राज्य में स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार को टेस्टिंग पर ध्यान तो देना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कई और कदम उठाने चाहिए थे जो सरकार ने नहीं उठाए। क्वारंटीन सेंटर की तस्वीरें बताती हैं कि हालात सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। जो तस्वीरें रोज अखबार में छप रही हैं वो खुद ही स्थिति बयां कर देती हैं। आपको बता दें कि एनडीए में शामिल जेडीयू और बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव को समय पर ही कराने की बात कर रहे हैं। वहीं उनका तीसरा सहयोगी एलजेपी चुनाव को टालने की बात कर रहा है। चिराग ने एक बार फिर कहा कि जो स्थिति इस समय है उसमें विधानसभा चुनाव टाला जाना चाहिए, लेकिन इस पर आखिर में चुनाव आयोग को ही फैसला लेना होगा। इसके साथ ही चिराग ने राज्य में चुनावी तैयारियों को लेकर कहा कि कोई चुनाव से नहीं कतरा रहा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी सभी 243 सीटों पर 100% तैयार है, लेकिन हमारी अपनी चिंताएं हैं क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब चिराग ने नीतीश के खिलाफ खुलकर विरोध जताया हो। इससे पहले भी चिराग कई मौके पर अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी के तेवर एनडीए को टूट की कगार पर ला सकते हैं, जिसका हर्जाना बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अगर टूट की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी का कुछ ऐसा ही हाल है। यहां अपने नेता ही पार्टी को ठेंगा दिखा सकते हैं। जी हां, एनसीपी नेता ने ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी की नींव हिल सकती है। यहां तक कि पार्टी में भागम भाग का दौर भी शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र में जब से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है, तब से बीजेपी वहां जोड़ तोड़ का खेल करने में जुटी है। पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह से तीनों दलों के विधायकों को तोड़कर अपने पाले में लाया जा सके। यही वजह है कि पिछले दिनों पार्टी नेताओं की ओर से दावा किया गया था कि एनसीपी के 12 विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन बीजेपी का ये दावा पार्टी को ही बेदम साबित कर सकता है, क्योंकि एनसीपी ने बीजेपी के दावे को खारिज कर दिया है। यहाँ तक कि पार्टी ने ये कह दिया कि बीजेपी के नेता हमारे पास आना चाहते हैं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस मसले पर कहा है कि कुछ लोग 12 एनसीपी विधायकों के बीजेपी में जाने की अफवाह फैला रहे हैं। ये बेबुनियाद है और मनगढ़ंत खबर है। नवाब मलिक ने यह भी दावा किया कि बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले बीजेपी में गए विधायक एनसीपी में लौटने के लिए आतुर हैं, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस पर जल्द फैसला करके जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। अब एनसीपी के दावे से तो साफ है कि पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। वैसे भी वो एनसीपी नेता अजीत पवार से धोखा खाई बैठी है। आपको बताते हैं कि अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। नतीजों के बाद किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। लिहाजा बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के अजीत पवार के साथ मिलकर गुपचुप तरीके से सीएम पद की शपथ ले ली थी। हालांकि इसके बाद बवाल हुआ और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कमान संभाल ली। शरद पवार ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठजोड़ कर महाविकास अघाड़ी का गठन किया और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाई। इस सरकार गठन के बाद से बीजेपी की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए पार्टी कुछ भी करने को तैयार है, मगर इस कोशिश में कमल ही बिखरता नजर आ रहा है। अगर एनसीपी के नेता का यह दावा सच साबित होता है तो बीजेपी पर संकट गहरा सकता है। अब देखना होगा कि पार्टी इस स्थिति से कैसे निकलती है। फिलहाल तो मोदी सरकार को विपक्षियों के सवालों का जवाब देना है। संसद को वर्चुअल तरीके से चलाए जाने की मांग को लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पीएम मोदी को घेरा है और पूछा है कि जब आप कहीं नहीं जाते तो हम कैसे आए।
देश को इस महामारी के दौर से बाहर कैसे निकाला जाए, इसका समाधान मोदी सरकार अब तक नहीं निकाल सकी है। पूर्णबंदी के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं, बल्कि स्थिति और खराब होती चली गई। यही कारण है कि सारे कामकाज ठप पड़े हैं। संसद का सत्र भी अब तक नहीं बुलाया गया है। हालांकि संसदीय कमेटी की कई बैठकें जरूर हुई हैं, जिसमें नेताओं को आना पड़ रहा है, जिस पर तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने सवाल खड़े किए हैं। डेरेक का कहना है कि संसदीय कमेटियों की बैठक को वर्चुअल तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अधिक लोग नहीं होते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि टीएमसी वर्चुअल पार्लियामेंट के पक्ष में नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि संसदीय कमेटी की बैठक वर्चुअल तरीके से न हो सके। आज भी डाटा प्राइवेसी के मसले पर बैठक होनी है जो बुलाई गई है। इस बैठक को वर्चुअल तरीके से क्यों नहीं किया जा सकता था, इस बारे में मैंने एक बार फिर राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष को लिखा है। अब इस पत्र पर अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से मार्च से संसद का काम बंद पड़ा है। अब नया सत्र भी 15 अगस्त के बाद या सितंबर महीने में हो सकता है, जिसे लेकर नेता डरे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश चलेगा कैसे। मोदी सरकार स्थिति संभाल नहीं पा रही है और संसद चल नहीं पा रही है। संसद में कामकाज न होने की वजह से जनता से जुड़े मुद्दे फाइलों में दबे रह गए हैं, पर अब मोदी सरकार सत्र पर क्या फैसला लेती है ये देखना होगा। लेकिन अभी तो मोदी सरकार में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयान से बवाल खड़ा कर दिया है। उनके गौतम बुद्ध को लेकर दिए गए बयान पर नेपाल इस कदर भड़का कि पीएम मोदी के भाषण की याद दिला दी। इस आक्रामक तेवर के बाद भारत को पीछे हटना ही पड़ा। जब नेपाल ने भगवान राम का जिक्र किया तो भारत आग बबूला हो उठा। उसने नेपाल के पीएम से लेकर वहां की पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब वही गलती भारत से भी हुई है, जिस पर नेपाल भड़क उठा है। दरअसल भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के एक कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि ऐसे कौन से महानतम भारतीय हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि एक हैं गौतम बुद्ध और दूसरे महात्मा गांधी। उनके इसी बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस पर भड़कते हुए कहा कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से ये एक स्थापित और निर्विवाद तथ्य है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का स्थान है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भारत को जवाब देते हुए पीएम मोदी के ही उस बयान का जिक्र कर दिया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नेपाल वो देश है जहां दुनिया भर में शांति के दूत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाली विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ये सच है कि बौद्ध धर्म नेपाल से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला। ये विषय विवाद का विषय नहीं है और न ही इस पर कोई संदेह है, इसीलिए ये बहस का मुद्दा नहीं हो सकता। पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इससे अवगत है। वहीं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को आपत्तिजनक करार दे दिया। इस विवाद के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान आया है, जिसमें उसने कहा है कि विदेश मंत्री साझा बौद्ध विरासत का जिक्र कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। अब भले ही भारत ने गोल मोल कर नेपाल की बात मान ली हो, लेकिन दोनों देशों के बीच विवाद अब भी जारी है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब नेपाल ने इस साल मई में अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना इलाका दिखाया था। ये तीनों इलाके अभी भारत में हैं, लेकिन नेपाल दावा करता है कि ये उसका इलाका है, जबकि भारत इसे अपना इलाका मानता है। इसके बाद केपी शर्मा ओली के राम मंदिर पर दिए बयान ने भी बवाल खड़ा कर दिया था। इन सब के बाद अब भारत ने भी विवाद को जन्म दे दिया है, जिससे तकरार और बढ़ गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात 24 करोड़ बच्चों की पढ़ाई पर आई मुश्किल की। जब से देश में स्वास्थ्य मुसीबत का दौर शुरू हुआ है, तब से हर सेक्टर को इसकी मार झेलनी पड़ी है। शिक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते मामलों को देखते हुए परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई थी। नए सत्र की पढ़ाई भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे कई छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। और अब एक बार फिर शिक्षा क्षेत्र में एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने हाहाकार मचाया हुआ है। इसके चलते अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, तो वहीं शिक्षा जगत पर भी इसका जबरदस्त असर देखा जा रहा है। मार्च में शुरू हुए लॉकडाउन के बाद से ही स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई ठप हो चुकी है। शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा मॉडल अपनाया जा रहा है, लेकिन अब सरकार की ये पहल भी कमजोर पड़ती दिख रही है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है कि छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। जहां स्कूल संचालक अभिभावकों की ओर से फीस नहीं दिए जाने से परेशान हैं, तो वहीं अभिभावक भी फीस में किसी तरह की रियायत नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों ने तो अपने स्टाफ को कम कर दिया है। कई टीचर्स नौकरी से निकाले जा चुके हैं। दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों की सैलरी की समस्या सामने आने लगी है। दरअसल अगस्त के पहले हफ्ते तक 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को जुलाई का वेतन नहीं मिल पाया था। दिल्ली स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के करीब 400 नियमित और संविदा शिक्षकों के लिए ये अप्रत्याशित है।
उनका कहना है कि अब तक हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर वेतन मिल जाया करता था और अगर कभी देरी हुई भी तो 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं। वह भी ऐसा वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने यानी मार्च में ही हुआ है। लेकिन इस बार तो स्थिति ये हो चुकी है कि अगस्त का दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है, लेकिन शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। शास्त्री यूनिवर्सिटी के वीसी रमेश पांडे का कहना है कि यूजीसी से फंड मंजूर हो चुका था, इस बार पैसा आने में किसी वजह से देर हो गई। आपको बता दें ये बात सिर्फ इन 2 विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 12 कॉलेजों के टीचर्स व स्टाफ को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इनका पैसा दिल्ली सरकार से आता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि 5 साल में 70% बजट बढ़ाने के बावजूद कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं तो गड़बड़ी हो ही रही है। निजी कॉलेजों की बात करें तो इनका हाल तो और भी बुरा बताया जा रहा है। कई निजी कॉलेजों और टीचर्स के स्टाफ में कटौती कर दी गई है। इन्हें या तो हटा दिया गया है या बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया है। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन यानी CSF के एक हालिया सर्वे के मुताबिक 66% निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के लिए मुख्य माध्यम के तौर पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन स्कूलों के करीब 80% शिक्षकों को मार्च से पूरा वेतन नहीं मिला है। शहरी क्षेत्रों में करीब 75% बच्चे निजी स्कूलों में ही पढ़ते हैं और देश में स्कूली छात्रों की संख्या 24 करोड़ है। आपको बता दें कि पूर्णबंदी के बाद सरकार ने यह निर्देश दिया कि जब तक हालात ठीक न हो जाएं, तब तक अभिभावकों पर फीस के लिए स्कूल दबाव न डाले। लेकिन फीस कम या माफ करने को लेकर न तो सरकार का कोई निर्देश है और न ही लगता है कि सरकार ऐसा निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। दिन भर की बड़ी खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।